आज की इस वीडियो में हम लोग फिलिप लार्किन की एक फेमस पोएम डिस्कस करेंगे एट ग्रास। इस वीडियो में मैं आपको ये पोएम वर्ड बाय वर्ड समझाऊंगा दोस्तों, लाइन बाय लाइन नहीं, वर्ड बाय वर्ड समझाऊंगा, ठीक से समझाऊंगा, इसका डीप मीनिंग भी। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों फिलिप लार्किन की ये पोएम एट ग्रास उन रेस के घोड़ों की कहानी बयां करती है। रेस के घोड़े आपको पता होंगे जो कभी एंटरटेनमेंट का जरिया होते थे, हज़ारों अमीर लोगों के एंटरटेनमेंट करते थे, अब बस घास के मैदानों में याद बनकर रह गए। लार्किन ऐसी थीम्स पर लिखा करते थे, लॉस, पुरानी यादें, वक्त का गुजर जाना। लेकिन इस पोएम में उन्होंने बड़ी शांति से सीरियसली अपनी बात कही है, बिना किसी सरकाज़म के, बिना किसी कड़वी बात कहे। बस ये कहा है कि किस तरह से 20वीं सेंचुरी के लोगों का एंटरटेनमेंट बदल रहा था। अब लोग घोड़ों की रेस देखने नहीं जाते थे, अब ये घोड़े जो कभी लोगों के स्टार होते थे मेमोरी बनते जा रहे हैं। ये तो नियम है जी, समाज ऐसे ही चलता है। अगर एंटरटेनमेंट बदलता है तो लोग कुछ चीज़ों को भुला देते हैं, ऐसा होता ही है। हम लोग पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। द आई कैन हार्डली पिक देम आउट, आँख मुश्किल से ही उन्हें देख पाती है। देखो यहाँ पर लिटरल मीनिंग मत समझो, आप सिंबॉलिक मीनिंग समझो। एक समय पर जो घोड़े स्टार हुआ करते थे, हज़ारों लोगों की आंखें तरसती थी उन्हें देखने के लिए, अब मुश्किल से ही इन घास के मैदानों में उन्हें देखने को मिलता है। मतलब आज उन्हें देखना भी बहुत मुश्किल हो गया है। कभी हज़ारों लोग स्टेडियम में जब वो भागते थे उन्हें देखने के लिए आते थे, कोई देखना भी नहीं चाहता। कुल मिलाकर उनकी आइडेंटिटी धुंधली हो चुकी है। द कोल्ड शेड दे शेल्टर इन, वो ठंडी छाया में छुपे हुए हैं जहां वो पनाह लेते हैं। लाइन ये बता रही है कि वो घोड़े घने पेड़ों के नीचे किसी शेड वाली जगह पर छुपकर खड़े हैं जहां धूप नहीं है, ठंडक है। कोल्ड शेड का मतलब सिर्फ यहाँ पर ठंडी छाया नहीं है, बल्कि एक उदासी भरी शांति भी है। और शेल्टर इनका मतलब है वो उस छाया में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। सिंबॉलिक मीनिंग यह है कि पहले वो घोड़े स्टेज पर थे स्पॉटलाइट में, आज वो छाया में बैकग्राउंड में चले गए हैं, दुनिया की नज़रों से एकदम दूर। टिल विंड डिस्ट्रेसेस टेल एंड मेन, जब तक हवा उनकी पूंछ और बालों को हिलाकर परेशान नहीं करती। मेन का मतलब बाल, टेल का मतलब उनकी पूंछ, डिस्ट्रेसेस मतलब परेशान नहीं करती, और विंड मतलब हवा। वाइट का यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि ये घोड़े इतने शांत हैं कि तब तक इनके बारे में पता ही नहीं चलता जब तक वहाँ पर कोई एक्सटर्नल चीज़ जैसे हवा उनको हिला नहीं देती। तो यहाँ पर MANE मेन का मतलब है गर्दन के आसपास जो घोड़ों के लंबे बाल होते हैं ना, उनको मेन कहा जाता है। देन वन क्रॉप्स ग्रास एंड मूव्स अबाउट, फिर उनमें से एक घोड़ा घास चरने लगता है और इधर उधर चलने लगता है। क्रॉप का मतलब यहाँ पर है घास को खाना। वैसे तो क्रॉप का मतलब आप सबको पता होगा। मूव्स अबाउट का मतलब है ऐसे ही शांति से इधर उधर चलना। इनको कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई दौड़ नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। इनकी ज़िंदगी अब सर्वाइवल तक सिमट गई है, ना फेम, ना रेस, ना स्पॉटलाइट। द अदर सीमिंग टू लुक ऑन, दूसरा घोड़ा सिर्फ देख रहा है, देखता सा लग रहा है। यानी एक घोड़ा तो घास चल रहा है, थोड़ा इधर उधर चल रहा है, लेकिन दूसरा बस शांत खड़ा है, जैसे सिर्फ उसको देख रहा हो। गौर से समझने की कोशिश करो तो एक टाइम पर बहुत एनर्जी होती थी, बहुत कंपटीशन होता था इनमें, बहुत मूवमेंट होता था, लेकिन अब सिर्फ ये ऑब्जर्वर्स बन गए, शायद कुछ महसूस भी नहीं करते ये लोग। एंड स्टैंड्स अनोनिमस अगैन, और फिर से बिना पहचान के चुपचाप खड़ा हो जाता है। जो घोड़ा थोड़ी देर पहले इधर उधर घास चरने के लिए घूम रहा था, फिर से वो क्या करता है, शांत हो जाता है, वो और उसका साथी घोड़ा दोनों ही। अनोनिमस का यहाँ पर मतलब है बेनाम, नाम रहित, जिसकी कोई आइडेंटिटी ना हो। पहले इन घोड़ों के नाम हेडलाइंस में होते थे, छपते थे, लोग उनको जानते थे। आपको पता होगा घोड़ों को भी नाम दिए जाते थे। अब ये अनोनिमस बन गए, आम घोड़े बन गए, अब इनकी किसी को परवाह नहीं है। जरिए पॉइंट कह रहे हैं कि फेम सिर्फ टेम्पररी होती है। आज जो नाम है, कल वो सिर्फ एक चेहरा या घोड़ा रह जाते हैं जिसे दुनिया भूल जाती है। आज बहुत फेमस होगे तुम, लेकिन दुनिया तुम्हें भूल जाएगी। जैसे अगर आप नोट करो तो पोएम थोड़ी सी मेलांकलिक होती जा रही है। अगले स्टेंजा की फर्स्ट लाइन ये बोलते हैं, येट 15 years ago परहैप्स, लेकिन शायद 15 साल पहले की बात है। पॉइंट कह रहा है आज तो ये घोड़े शांत, नाम रहित, भुला दिए गए, लेकिन 15 साल पहले या उसके आसपास ये घोड़े किसी और ही दुनिया का हिस्सा थे। एक दुनिया जहाँ इनका नाम, आइडेंटिटी और एक फेम था, एक फेम थी इनके पास में। यहाँ परहैप्स वर्ड का यूज़ करना पॉइंट का डाउट, मतलब
जनरल टाइम फ्रेम को बता रहा है, यानी एग्जैक्ट नहीं है, वो सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रहा है कि 15 साल पहले के आसपास। 2 डजन डिस्टेंसेस सफाइस्ड, इस लाइन का मतलब ठीक से समझना, सिर्फ 24 रेसेस, 2 डजन का मतलब 24 रेसेस, डिस्टेंसेस को यहाँ पर रेसेस कहा गया है। 2 दर्जन फासले ही काफ़ी थे, सिर्फ कुछ ही रेसेस इन्हें मशहूर बनाने के लिए काफ़ी थी। अगर ये 2 दर्जन रेसें भी भागते तो शायद इनको फेम मिल जाती। डिस्टेंसेस का मतलब यहाँ पर रेस ट्रैक्स के फासलों की बात की जा रही है। पॉइंट कह रहा है कि इन घोड़ों को कोई लंबी या सारी ज़िंदगी दौड़ाने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब सारी ज़िंदगी दौड़ते रहे तब जाके इनको फेम मिलेगी। सिर्फ कुछ रेसेस, 24 रेसेस इनके लिए क्या होती थी, काफ़ी थी इनको फेम दिलवाने के लिए। लोग इनके दीवाने हो जाते थे, उनके नाम लेजेंड्स बन जाते थे, कहानियाँ बन जाती थी, उनको एक हीरोइक स्टेटस मिल जाता था। ये लाइन ये बता रही है कि फेम जितना जल्दी मिलती है उतनी जल्दी फेड भी हो जाती है, चली भी जाती है। यहाँ पर आगे छोटी सी लाइन में बोला टू फेबल देम, इसका मतलब है एक कहानी बना देने के लिए काफ़ी थी 2 दर्जन रेसेस उनके लिए, एक लोक कथा। फेबल मतलब लोक कथा, लेजेंड। फेंट आफ्टरनून्स ऑफ कप्स एंड स्टेक्स एंड हैंडीकैप्स। फेंट आफ्टरनून्स का मतलब हल्के धुंधले दोपहरों की यादें। बट यहाँ पर याद कर रहा है वो दोपहर के लम्हे जब ये रेसेस होती थी, जो आज बस एक धुंधला पास्ट बनकर रह गई है। कप्स एंड स्टेक्स एंड हैंडीकैप्स, जहाँ पर कप्स यानी ट्रॉफीज़ हुआ करती थी, स्टेक्स मतलब प्राइस की रेसेस होती थी, स्टेक्स लगते थे इनके ऊपर, हैंडीकैप्स मतलब स्पेसिफिक रेसिंग टाइप्स हुआ करते थे। ये तीनों टर्म्स हैं कि रेसेस में जो यूज़ होते हैं। स्टेक्स आपको पता ही होगा, हैंडीकैप्स का मतलब होता है वो रेसेस जहाँ पर घोड़े का वजन एडजस्ट किया जाता है, मतलब ताकि सबको इक्वल चांस मिले। इस लाइन से यहाँ पर पोएट एक सॉफ्ट फोकस नॉस्टैल्जिया बना रहा है। वो यादें ऐसी हैं जैसे किसी पुरानी फिल्म का सीन, दोपहर, धूप, क्राउड, रेस, एक्साइटमेंट, घोड़ों का वजन, यहाँ पर ट्रॉफीज़, सब कुछ आज यादों में हल्का छुपा सा रह गया है। वेयर बाय देयर नेम्स वर आर्टिफिस्ड, जिनके ज़रिए रेसेस के ज़रिए मतलब रेसेस के ज़रिए उनके नाम बनाए गए थे। वेयर बाय का मतलब है यहाँ पर जिनके माध्यम से, जिनके ज़रिए। आर्टिफाइज्ड का मतलब है बनाए गए थे, कलाकृति की तरह तराशा गया था। आर्टिफिशियल और क्राफ्टेड दोनों को मिलाकर आर्टिफाइज्ड बनाया। कप्स, ये स्टेक्स, ये हैंडीकैप्स सिर्फ दौड़ नहीं थी, उन घोड़ों के नामों को तराशने के ज़रिए थे। जैसे एक आर्टिस्ट एक स्कल्पचर को बनाता है, एक मूर्ति को बनाता है तराश कर, वैसे ही उन रेसेस में उनका नाम फेमस हुआ था, एक मिथ की जैसे, कहानियों की जैसे। टू इनले फेडेड क्लासिक जून्स, उनके यानी घोड़ों के नाम पुरानी लेकिन यादगार जून की दोपहरों में, धुंधली यादों में जोड़ दिए गए थे। जैसे किसी पुरानी चीज़ में सोना चांदी जोड़ दिया जाता है ना, इनले का मतलब ही यहाँ पर ये है जब किसी चीज़ में कोई चीज़ जोड़ी जाती है, जैसे सोना चांदी में कोई चीज़ नगीना वगैरह जोड़ा जाता है, वैसे ही उनका नाम भी उस दौर की यादों में सज गया। आज अगर आप याद करोगे वो घोड़ा भागा था उस टाइम पर, उस दौर की यादों में वो नाम सज गया, इनले गढ़ दिया गया। यहाँ पर क्लासिक जून्स का मतलब है वो यादगार रोमांटिसाइज जून के महीने। एट द स्टार्ट अगेंस्ट द स्काई, रेस की स्टार्टिंग में, शुरुआत में वो जॉकीज जो होते थे, घोड़ों के ऊपर जो बैठते थे, उनके रंग बिरंगे सिल्क के कपड़े आसमान के बैकग्राउंड में चमक रहे होते थे। नंबर्स एंड पैरासॉल्स आउटसाइड, बाहर लोगों के हाथों में नंबर्स यानी टिकट्स हुआ करती थी, अम्ब्रेलाज हुआ करते थे। पैरासॉल्स का यहाँ पर मतलब है स्टाइलिश अम्ब्रेलाज, जो गर्मी से बचने के लिए जाते थे लोग, खास करके फैशनेबल एलीट लोग जो जाते थे, एलीट अम्ब्रेलाज भी लेके जाते थे, उनको पैरासॉल्स कहा जाता था। इसको नोट कर लो। रेस एक इवेंट की तरह होती थी उस टाइम पर, फैशन शो, सोशल गैदरिंग और स्टेटस का डिस्प्ले होती थी, तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ जमा होती थी, खास तौर पर अमीर लोगों की। स्क्वाड्रंस ऑफ एम्प्टी कार्स एंड हीट, लाइन से खड़ी हुई कई खाली गाड़ियाँ होती थी जो कार्स होती थी और गर्मी का माहौल होता था। स्क्वाड्रंस का मतलब है यहाँ पर मिलिट्री वर्ड है, वैसे तो यहाँ मेटाफर के रूप में यूज़ हुआ है। यहाँ इसका मतलब है लाइन से ना, जैसे आर्मी मैन को खड़ा करवाते हैं ना, वैसे ही। बेसिकली वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह के कपड़े वो लोग पहनकर आते थे, जिस तरह की गाड़ियाँ लेकर के आते थे, उस टाइम पर रेस सिर्फ एक गेम नहीं होती थी, एक कल्चरल इवेंट होता था, जहाँ अपनी अमीरी दिखाई जाती थी, फैशन दिखाया जाता था, एक्साइटमेंट दिखाया जाता था, बैटिंग दिखाई जाती थी, ये सब कुछ होता था वहाँ पर। इतनी आयरॉनिकल बात है, आयरनी ये है कि
आज वो कार्स चली गई है, भीड़ चली गई है, वो फैशन भी चला गया है, वो कल्चर भी चला गया है, लेकिन सिर्फ घोड़े बच गए जो इन सब का एंटरटेनमेंट करते थे, जो सबसे मेन होते थे उस टाइम पर। एंड लिटर्ड ग्रास देन द लॉन्ग क्राई, और हर तरफ बिखरी हुई घास, कूड़ा करकट और सिर्फ लंबी चीख, रेस का शोर। लिटर्ड ग्रास का मतलब यहाँ पर है रेस देखने के बाद लोगों ने जो खाली बॉटल्स, पेपर्स और बैटिंग स्लिप्स और वेपर्स, ये सब चीज़ें जो खाई वहीं पटक दी, फेंका। सब कुछ घास पर बिखरा हुआ था, लिटर्ड ग्रास बोला यहाँ पर। ये क्राउड के टेम्पररी प्रेजेंस को बताता है, सबूत है ये कि लोग आए, शोर मचाया, कचरा फैलाया और चले गए। हैंगिंग अनहश्ड टिल इट्स सबसाइड, वो चीयर, वो शोर हवा में गूंजता रहता जब तक वो धीरे धीरे खुद ही गायब ना हो जाता। टू स्टॉप प्रेस कॉलम ऑन द स्ट्रीट, वो रेस की आवाज़ अखबारों के स्टॉप प्रेस हेडलाइन तक जाती थी जो सड़कों पर मिलती थी। स्टॉप प्रेस हेडलाइन तक, समझ रहे हो? स्टॉप प्रेस एक पुराना न्यूज़पेपर टर्म है। जब किसी न्यूज़पेपर का प्रिंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता था और उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ आती थी तो प्रेस को तुरंत रोक कर एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया जाता था, समझ रहे हो? उसी को स्टॉप प्रेस कॉलम कहा जाता था। यहाँ पर फिलिप लार्किन कह रहा है कि जो रेस का शोर, जो गूंज थी, उसका असर सिर्फ क्राउड तक नहीं था, वहाँ पर ग्राउंड में बैठे क्राउड तक नहीं था, बल्कि वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनती थी, वो लोगों तक पहुँचती थी। जैसे सड़कों पर भी लोग पढ़ते थे, ऐसे फरा घोड़े ने रेस जीती। आगे लार्किन एक सवाल पूछते हैं, डू मेमोरीज प्लेग देयर ईयर्स लाइक फ्लाइज, क्या यादें उन घोड़ों के कानों में मक्खियों की तरह परेशान करती है, आवाज़ करती है? पॉइंट रिटायर्ड घोड़ों की तरफ से देखता है, सोचता है, क्या उन्हें अभी भी पुराने दिनों की याद आती होगी अपने, कि हम कितने फेमस हुआ करते थे? बात ये नहीं है, बात इंपॉर्टेंट ये है कि एनिमल्स को भी इंसानों की तरह अपने पुराने फेम की याद आती होगी, पास्ट को मिस करते हैं। क्या उन्हें भी लॉस ऑफ फेम, एक्शन, पर्पस, इन सब का दुख होता होगा? अटल दर्द है जो जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर पोएट। कहते हैं, दे शेक देयर हेड्स, डस्क ब्रिम्स द शैडोज, मतलब वो अपना सिर हिलाते हैं और शाम का अंधेरा चारों तरफ छाने लगता है। इस तरह से सिर हिलाते हैं, यहाँ पर फिलिप लार्किन को लग रहा है वो अपनी यादों को झटक रहे हैं, इग्नोर कर देते हैं। समर बाय समर ऑल स्टोल अवे, हर एक गर्मी के साथ हर एक समर आई, धीरे धीरे सब कुछ पीछे चला गया। समर बाय समर का मतलब है साल दर साल। जैसा मैंने आपको कहा था, मेमोरी लॉस, इन सब चीज़ों को बहुत महत्व देते थे फिलिप लार्किन। वो कहते हैं कि है ना, धीरे धीरे सब कुछ चला गया, हर एक साल के साथ में पुरानी चीज़ें बदल ही जाती है। द स्टार्टिंग गेट्स, द क्राउड एंड क्राइज। स्टार्टिंग गेट्स का मतलब वहाँ से जहाँ से घोड़ों की रेस शुरू होती है, गेट्स जहाँ से घोड़े खुलते ही दौड़ते हैं। ऑल बट द अनमोलेस्टिंग मीडोज, सब कुछ चला गया लेकिन अभी भी वो शांत घास के मैदान वैसे के वैसे ही हैं। ऑल बट इसका मतलब है सब कुछ सिवाय एक चीज़ के, अनमोलेस्टिंग मीडोज। अनमोलेस्टिंग का मतलब है तंग नहीं करते, जो शांत हैं, असर रहित होते हैं। मीडोज का मतलब घास के मैदान। एल्मनैक्ट देयर नेम्स लिव दे, घोड़ों के नाम तो कैलेंडर्स में जिंदा हैं, लेकिन से एल्मनैक का मतलब होता है एक ऐसा कैलेंडर जो रिकॉर्ड बुक होता है, जिसमें पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं, यहाँ पर उन घोड़ों के नाम अभी भी ऑफिशियली लिखे हुए हैं जो उस टाइम पर रेस जीते थे, लेकिन अब वो पिछले रिकॉर्ड्स में बचे हैं बस। देयर नेम्स लिव का मतलब है उनके नाम वहीं पर जिंदा हैं बस। हैव स्लेप्ट देयर नेम्स एंड स्टैंड एट ईज, उन्होंने अपने नाम पीछे छोड़ दिए और अब शांति से खड़े हैं। स्लेप्ट देयर नेम्स का मतलब अपने नाम पीछे छोड़ दिए हैं और अब शांति से खड़े हैं बस। और गैलप फॉर वॉट मस्ट बी जॉय, या फिर वो खुशी में दौड़ते हैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, अपने लिए। का मतलब है दोस्तों यहाँ पर तेज दौड़ना। एंड नॉट एज फील्ड ग्लास सीज देम होम, और अब कोई दूरबीन, फील्ड ग्लास जो होता है वो दूरबीन की तरह होता है, उनकी दौड़ या लौटने को नहीं देखता। देखा होगा अमीरों के हाथों में फील्ड ग्लास उनको ट्रैक नहीं करते कि किसने लीड ली, कौन पीछे रहा, कौन जीत रहा है। यहाँ होम का मतलब है रेस की मंजिल, दौड़ का अंत। सीज दैम होम मतलब किसी घोड़े का दौड़ का अंत तक पहुँचना देखना अपनी दूरबीन से। अब इन घोड़ों को कोई देखने वाला नहीं है, कोई चीयर नहीं करता, कोई बाइनोक्यूलर नहीं है, वो बस अकेले नेचर में दौड़ते बिना किसी नज़र के, बिना किसी गोल के, अपनी खुशी के लिए। और क्यूरियस स्टॉप वॉच प्रोफेसीज, ना ही कोई
क्यूरियस स्टॉपवॉच लगाकर बैठा है जो कोई उनका भविष्य बताता हो। क्यूरियस स्टॉपवॉच का मतलब यहाँ पर है स्टॉपवॉच जो रेस में लगाई जाती है ना, रिकॉर्ड रखने के लिए कि कौन जल्दी भाग रहा है, कितने मिनी सेकंड्स में पहुँच जाता है, अपनी रेस कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पर प्रोफेसीज का लिटरल मीनिंग तो है भविष्यवाणी करना, लेकिन इस पोएम के हिसाब से टाइमर लगा के जो लोग रिजल्ट जज करते हैं ना कि ये घोड़ा अगली रेस में जीतेगा या नहीं, ये सब प्रोफेसीज करना होता है। लास्ट वाली 2 लाइन्स ये है, ओनली द ग्रूम एंड द ग्रूम्स बॉय विथ ब्राइडल्स इन द इवनिंग कम। अब सिर्फ घोड़ों के ग्रूम और उसका लड़का शाम को लगाम लेकर आते हैं। यहाँ पर ओनली द ग्रूम एंड द ग्रूम्स बॉय, ग्रूम वो आदमी होता है जो घोड़े की देखभाल करता है। यहाँ पर ग्रूम का मतलब दूल्हा नहीं है, मतलब जो उसको खिलाता है, साफ रखता है, उसका ख्याल रखता है। ग्रूम्स बॉय मतलब उस ग्रूम का छोटा असिस्टेंट या लड़का। ब्राइडल का मतलब यहाँ पर यह है लगाम, और इवनिंग कम मतलब शाम के वक्त। पर लास्ट में एक इमोशनल टच देकर इस पोएम को ख़त्म किया है कि ना नाम है, ना शोहरत है, ना क्राउड है, तब भी कुछ लोग उनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। शाम के वक्त उनको लगाम लगाने के लिए आते हैं, कुछ लोग आते हैं। ज़िंदगी तो अब भी चल रही है, लेकिन एक शांत साधारण तरीके से, कोई हो हल्ला नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको समझ में आई है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।